सोचो कि एक आदमी, एक गोली और पूरा युद्ध ही पलट गया यार। यही है एक स्नाइपर की ताकत यार। वो भीड़ में नहीं होता, वो मैदान में तलवार लेके नहीं दौड़ता, छाया में छुपा होता है, दुश्मन का इंतजार करता है, कुछ पल के लिए अपनी सांसों को रोकता है, दिल की धड़कन को महसूस करता है, ट्रिगर प्रेस करता है, टाइम 0 और इतिहास बदल जाता है। लेकिन क्या एक स्नाइपर सिर्फ हत्यारा है या युद्ध का भगवान जो दूर से इस खेल को कंट्रोल करता है? मिट्टी के अंदर राइफल्समैन कहो या स्नाइपर्स कहो, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली और ये दुश्मन को नजर नहीं आते थे यार। और उन्होंने क्या किया, एक एक करके दुश्मन को खत्म करते गए। एक आम आदमी कैसे एक स्नाइपर बन सकता है? एक ऐसा स्नाइपर जिसने महज 100 दिन के अंदर 300 से ज्यादा किलिंग करी, कि इसने सारी किलिंग बिना टेलीस्कोप साइट के की यार। मतलब जब इसका दूसरा स्नाइपर अपनी पोजीशन लेके बैठा हुआ था, अचानक धूप की कुछ किरणों से जो सेकंड स्नाइपर था उसके टेलीस्कोप की क्या हुई, एकदम से चमक। उसने चमक देखी और आपको पता है उसे ट्रिगर प्रेस किया और उसी टेलीस्कोप के अंदर गोली मारी और गोली आंख को चीरते हुए भेजे को फाड़ दिया। कि जब तक आप खुद अंधेरे में रहोगे और दुश्मन को किल करके पूरा युद्ध पलट दोगे यार, ये एक स्नाइपर की खासियत है। आज अगर हम 2025 की बात करें या एलओसी की बात करें या एजेंसियों के लिए अपने दुश्मन को टारगेट करना या दुनिया के ब्लैक ऑप्स या कोई वीआईपी टारगेट, अगर किसी को भी मिशन पूरा करना हो, टारगेट को किल करना हो, तो मैं एक बोलूंगा कि इस दुनिया में एक स्नाइपर से बढ़िया वेपन या एक स्नाइपर से बढ़िया आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता यार। लेकिन आज हम स्नाइपर को समझने की कोशिश करें कि दुनिया में एक स्नाइपर इतना खतरनाक कैसे होता है, उसको कैसे ट्रेन किया जाता है, वो कैसे कई किलोमीटर दूर अपने दुश्मन के सर को उड़ा देता है यार। इस सब को समझने के लिए हम हमेशा की तरह थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं यार। हजारों साल पहले जब स्नाइपर राइफल नहीं थी, बंदूक नहीं थी, अगर बात महाभारत की करें, महाभारत में हजारों योद्धा हुए हैं यार। लेकिन हम याद करते हैं अर्जुन को, कर्ण को, एकलव्य, पितामह भीष्म या गुरु द्रोणाचार्य। वैसे तो महाभारत में हर योद्धा थे ना यार, हम सिर्फ इन्हें याद क्यों करते हैं? क्योंकि ये कभी भी अपने दुश्मन के नजदीक नहीं गए यार। इन्होंने धनुष से दूर से ही अपने दुश्मन को खत्म किया। तो एक स्नाइपर की सबसे बड़ी ताकत होती है, वो कभी दुश्मन के नजदीक नहीं जाता यार। वो क्या करता है, दुश्मन को दूर बैठे किल करता है। इसलिए हम हमेशा इतिहास के अंदर भी इन्हीं योद्धाओं को याद करते हैं। अगर थोड़ा सा और आगे चलें, आप ग्रीस के आर्चर या इंग्लैंड के लोम्बनमैन की बात करें, ये सब के सब एक अच्छे स्नाइपर, एक अच्छे निशानेबाज। यार असली स्नाइपर वो नहीं है जिसके पास गन है, असली स्नाइपर वो है जो अपने दुश्मन को मारे और दूर से उसका लक्ष्य कभी ना चूके। यार 1415 बैटल ऑफ अगिनकोर्ट, या नाम में थोड़ा सा बोलने में होगा लेकिन समझ जाना। यहाँ इंग्लैंड के 6000 स्नाइपर्स बोलो या लॉन्गबैनमैन बोलो, इन्होंने फ्रांस के 25,000 सैनिकों को मार गिराया यार। दूर से ही तीर चलाए और पूरा युद्ध पलट दिया। तो अगर हम ये बोले, वो उस टाइम के स्नाइपर यार। 16वीं सदी में बारूद का आविष्कार हुआ, यानी कि गन पाउडर। और उस टाइम पता है बंदूकें बनाई गई यार, लेकिन इन बंदूकों की रेंज इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे राइफल्स के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ और राइफल के बैरलों में पहली बार गुरूज बनाए गए। गुरूज मतलब घुमावदार। अब गोली सीधे नहीं जाती थी, अब राइफल से फायर करने पर गोली क्या होती थी, घूम कर जाती थी। इससे गोली की रफ्तार भी बढ़ी और वो दूर तक जाने लगी यार। अगर हम 1775 अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम बोलें या 1800 में नेपोलियन वॉर, इन सभी में जो राइफलमैन की इनूर थी वो बहुत कारगर सिद्ध हुई यार, जिन्होंने अपने दुश्मन को दूर बैठकर खत्म किया। और तभी दुनिया में धीरे धीरे पता चला कि इस दुनिया के अंदर अगर अपने दुश्मन को खत्म करना हो तो हमारे पास एक अच्छे शूटर्स होने चाहिए जो दूर से ही क्या करें, अपने टारगेट को किल करें। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पहली बार स्नाइपर की क्या हुई, नई तरीके से एंट्री हुई। और यहां पर क्या हुआ, छाया में मौत, द शैडो ऑफ डेथ। यहां पर क्या किया, ट्रेंचों के अंदर, मिट्टी के अंदर राइफल्समैन कहो या स्नाइपर्स कहो, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली और ये दुश्मन को नजर नहीं आते थे यार। और उन्होंने क्या किया, एक एक करके दुश्मन को खत्म करते गए। और यहां तक क्या हुआ, जो अपोजिट में जो सेना हुआ करती थी, चाहे वो जर्मन सेना हो या फ्रांस की सेना हो,
उनके अंदर इतना खौफ भर गया यार कि उन्होंने सर उठाना ही बंद कर दिया, उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया। उनको पता था अगर हम सर उठाएंगे या खाना खाने के लिए उठेंगे तो किसी ना किसी स्नैपर का निशाना बन जाएंगे, क्योंकि स्नैपर नजर नहीं आ रहे थे। वो सबके सब क्या थे, ट्रेंचों के अंदर छुपे हुए थे, खुद को कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करके। ये कैमोफ्लेज कंसीलमेंट क्या है हम सब आगे जानेंगे। जर्मन्स ने क्या किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बोला यार नहीं हम हाइट्स को कवर करेंगे, मतलब जितनी भी हाइट्स है उन हाइटों में उन्होंने अपने क्या किया, अपने स्नैपर्स बैठाना शुरू कर दिए। और जर्मन्स ने क्या किया, एक एक करके ब्रिटिश सैनिकों को मारना शुरू कर दिया यार। और ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी एक स्नैपर यूनिट बनाई 1918 के अंदर, वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जब 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था लास्ट में, तो ब्रिटिश ने क्या किया, जो अपनी स्नैपर्स यूनिट बनाई, पहली बार उन्हें गिली सूट बनाया यार। ये गिली सूट क्या है, आप जिस एटमॉस्फेयर पर जाओगे, जैसे जाओगे वैसे ही बन जाओगे यार। अगर आप जंगल में बैठे हो तो गिली सूट क्या होगा, पूरा का पूरा पेड़ पत्तियों से बना होगा, जाल लगा होगा, आपका एनिमी आपको देख नहीं पाएगा यार। वर्ल्ड वॉर 2 आते आते क्या हो गया भाई, स्नैपर युद्ध का भगवान मानने लग गए भाई। मतलब एक स्नैपर जो पूरे युद्ध को पलट सकता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप सबने सुना होगा बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। यहां पर क्या हुआ, यूएसएसआर का जर्मनी के साथ युद्ध। अब यहां पर स्नैपर सिर्फ मारता नहीं था यार, दिमाग से खेलता था। एक खूनी वॉर शुरू हुआ। यहां पर क्या हुआ कि स्नैपर ने अपने आप को इस तरह से कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करना शुरू कर दिया कि वो दुश्मन को नजर ही नहीं आता था। उसका सिर्फ एक ही काम था कि दुश्मन के बड़े बड़े कमांडर्स को टारगेट करना और किल करना। अगर कमांडर खत्म तो युद्ध खत्म। इसी वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहली बार यह पता चला कि स्नैपर का मोटो एक गोली एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक गोली एक कमांडर, कमांडर को खत्म करो और युद्ध ही खत्म कर दो। इसी वर्ल्ड वॉर में वासली जत्तेवेव, इसने 242 किलिंग करी है स्नैपर से। और आगे चलकर इसने एक स्कूल बनाया, वहां पर 300 से ज्यादा स्नैपर्स को ट्रेंड किया। इसको लेजेंड कहने लगे यूएसएसआर के अंदर। जब सोवियत यूनियन इतना आगे बढ़ सकता था तो फिनलैंड कैसे पीछे रह सकता था यार। व्हाइट डेथ यानी कि एक ऐसा स्नैपर जिसने महज 100 दिन के अंदर 300 से ज्यादा किलिंग करी। और आपको पता है कि इसने सारी किलिंग बिना टेलीस्कोप साइट के की यार। स्नैपर के ऊपर कोई भी टेलीस्कोप साइट नहीं था, इसने ओपन साइट से फायर किया। मतलब कि आज के आधुनिक युग में जहां हम स्नैपर के ऊपर आधुनिक टेलीस्कोप साइट लगा रहता है, इसके स्नैपर के ऊपर कोई भी टेलीस्कोप साइट नहीं था। ओनली ओपन साइट से इसने महज 100 दिन के अंदर 300 से ज्यादा किल करी। तो इसको डेथ ऑफ व्हाइट का नाम दिया गया यार। और यहीं स्टालिनग्राड में जर्मन वर्सेस यूएसएसआर का स्नैपर बाय स्नैपर का युद्ध, मतलब एक साइड आपके स्नैपर एक साइड आपके स्नैपर, जैसे चूहे और बिल्ली का खेल, कैट एंड माउस। दोनों स्नैपर क्या थे, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट से एक दूसरे के ऊपर पोजीशन लेके बैठे हुए थे। दोनों को एक दूसरे की पोजीशन ढूंढनी थी। कहते हैं कि 72 आवर्स तक ये युद्ध चला। और वैली ने क्या किया, जर्मन स्नैपर को शूट कर दिया 3 दिन के बाद। कहते हैं जो जर्मन का जो स्नैपर्स था वो वहां के जर्मन स्कूल का हेड हुआ करता था यार। और उस स्नैपर का नाम था एरविंग कॉन्ग। वर्ल्ड वॉर 2 में लास्ट में क्या हुआ, अब स्नैपर सिर्फ फौज का हिस्सा नहीं थे, ये क्या हो गए, ये मिशनों का हिस्सा होने लग गए। अब इनका काम था कि किसी भी देश के अंदर जाके वहां के बड़े बड़े टारगेट्स को किल करना और वापस आना, दुश्मन के एरिया में बैठे रहना और अपने दुश्मन का इंतजार करना। जैसे ही दुश्मन इनके रेंज में आए, ट्रिगर प्रेस करना और दुश्मन की खोपड़ी उड़ा देना। धीरे धीरे इनको ब्लैक ऑप्स के लिए यूज किया जाने लगा, स्पेशल मिशन के लिए यूज किया जाने लगा यार। अगर हम वियतनाम वॉर की बात करें तो मरीन अमेरिकन का एक ऐसा स्नैपर कार्लोस, जिसने 93 कंफर्म किलिंग और 200 से ज्यादा इंजर्ड। कहते हैं कि इसका एक ऐसा शॉट जो इतिहास में आज भी बताया जाता है, जिसको मिरर शॉट बोला जाता है। मतलब जब इसका दूसरा स्नैपर अपनी पोजीशन लेके बैठा हुआ था तो ये अपने स्नैपर को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको मिरर शॉट क्यों बोलते हैं। अचानक धूप की कुछ किरणों से जो सेकंड स्नैपर था उसके टेलीस्कोप की क्या हुई, एकदम से चमक। मतलब अगर आप शीशे को धूप के सामने रखो तो अचानक क्या होता है, चमक निकलती है। तभी अमेरिकन के मरीन के जो हार्ट लॉस था उसने चमक देखी और आपको पता है उसे फिगर प्रेस किया और उसी टेलीस्कोप के अंदर गोली मारी और गोली आंख को चीरते हुए भेजे को फाड़ दी यार। इसको मिरर शॉट कहते हैं दुनिया में। और धीरे धीरे यार दुनिया क्या हुआ, एडवांस की ओर जाने लगी। अब दोनों लोगों को समझ में आने लग गया यार क्या नहीं, अगर दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल अगर कोई होगा तो एक स्नैपर ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको किसी भी देश के अंदर कोई भी टारगेट किल करना हो, किसी को बर्बाद करना हो, किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन को मारना हो, किसी बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन को मारना हो, किसी बहुत बड़े आर्मी टारगेट को मारना हो, तो आप अपनी पूरी फोर्स नहीं भेज सकते थे यार। उस चीज के लिए आपने क्या किया,
स्नैपर को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, स्नैपर को एक उस माहौल में ढाला जिस माहौल में उसे जाना है। अगर आपको पता है कि आपका टारगेट एक भीड़ भाड़ वाले एरिया के अंदर है, तो उसको इस तरह से ट्रेनिंग देना शुरू किया कि वो उस इलाके में जाके आपको कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट कर सके। अगर आपका टारगेट कोई मिलिट्री टारगेट है, वो किसी जंगल के अंदर उनका कैंप है, तो ये स्नैपर अपने आप को इस तरह से तैयार करते थे कि ये कई दिन तक जंगलों में भूखे प्यासे रह सकते थे, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करके रह सकते थे, ताकि दुनिया की कोई भी आंख इनको ना देख सके। तो दुनिया को धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि हर देश का सबसे पावरफुल हथियार क्या है? स्नाइपर। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन के इलाके में जाएगा, सिर्फ अकेला या जोड़ी में जाएगा और दुश्मन को खत्म करके या दुश्मन के कमांडर को खत्म करके पूरा जंग जीत लेगा बिना अपनी फौज को भेजे हुए। और धीरे धीरे और एडवांस होते गई। अगर हम 2017 की मैं आपको बात करूं यार, कैनेडियन स्नाइपर, यानी कि एक ऐसा स्नाइपर जिसने ISIS के एक टेररिस्ट को 3540 मीटर दूर से गोली मारी यार। मतलब एक स्नाइपर का रेंज भी नहीं है उतना। अगर मैं उस हथियार का रेंज बोलूं, .50 कैलिबर यानी कि 12.7 mm MC स्नाइपर राइफल मेड इन US, सिर्फ रेंज 2000 मीटर है उसका। लेकिन इस स्नाइपर ने क्या किया? 3540 मीटर तक एक ISIS के आतंकवादी को गिरा दिया। ये कैसे गिराया? एक हथियार के रेंज को कैसे डबल कर दिया? जब हम स्नाइपर की ट्रेनिंग पर बात करेंगे तो मैं समझाऊंगा आपको। यार धीरे धीरे क्या हुआ, दुनिया एडवांस हो गई। अगर हम आज की बात करें, आज तो दुनिया के पास इतने पावरफुल स्नाइपर राइफल हैं यार। .50 कैलिबर, जैसे मैंने आपको बताया 12.7 mm की ये स्नाइपर राइफल इतनी पावरफुल है, आदमी छोड़ दो यार, ये टैंक तक की मोटी चादर को पार करने की हिम्मत रखते हैं यार। ये बड़े हेलीकॉप्टर को गिराने की हिम्मत रखते हैं। अगर कोई आयरन की कोई शीट हो, उस शीट को पार करने की हिम्मत रखते हैं यार। तो आप सोचो कि एक इंसान कहां से बचेगा? अमेरिकन बैरेट M82, इंग्लैंड L115A3 कैलिबर यार .338। अगर रशिया, जहां उसने स्टार्टिंग करी थी 7.62 mm DSR से, आज .338 कैलिबर सेम। इजराइल IWI डैन सेम .338 कैलिबर। चाइना QBU .50 कैलिबर। इंडिया बैरेट M95 हमने इंपोर्ट करी है, सेम .50 कैलिबर या 12.7 mm। ये वेपन इतने खतरनाक हैं, मैंने आपको बोला कि आदमी छोड़ दो यार, ये किसी भी मोटे लोहे की चादर को पार कर सकते हैं यार। जो हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, ये बुलेट प्रूफ जैकेट को आगे से भी पार करेंगे, पीछे से भी पार करेंगे। इतनी पावर है इनके बुलेट के अंदर यार। यार आपने स्नैपर सुन लिया, महाभारत से लेकर आज तक के सारे हथियार सुन लिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपको समझ में आया, सेकंड समझ में आया कैसे एक स्नैपर मारता है। लेकिन सबसे अहम चीज, भाई ये स्नैपर बनता कैसे है? अब सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है यार कि एक स्नैपर को कैसे तैयार किया जाता है, एक स्नैपर के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, एक आम आदमी कैसे एक स्नैपर बन सकता है। सबसे पहले एक स्नैपर बनने के लिए एक आदमी फिजिकली, मेडिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए यार। अब आप बोलोगे कैसे? यार आपका अगर जब तक फिजिकल फिट नहीं होगा, आप कैसे 40 किलोमीटर 28 kg वजन के साथ जाओगे यार? जब तक आपका शरीर मजबूत नहीं होगा, कैसे आप 2-2, 3-3 दिन एक ही जगह पोजीशन लेकर बैठोगे? सोचो कि अगर आपको एक ही जगह पोजीशन लेकर बैठना है, जहां आपको हिलना भी नहीं है, बिल्कुल आप मूवमेंट नहीं कर सकते, जब तक आपका शरीर मजबूत नहीं होगा, आप कैसे एक ही जगह पर 3-3 जगह होल्ड करोगे यार? अगर आप खुद सोच कर देखो, अगर आपके अपने हाथ की पोजीशन को ऐसे लेकर चलना है, आपको इस पोजीशन में बैठना है, लेटना है, तो आधे एक घंटे के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आपको बोलूं यार, आपको तो भाई 2 दिन रहने हैं। जब तक आपका बोन्स मजबूत नहीं होगी, आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी, आपका फिजिकल स्ट्रांग नहीं होगा, आपका मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे आप, तो आप एक स्नैपर नहीं बन सकते यार। और दूसरी चीज, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कम से कम 800 मीटर दूर तक किसी गाड़ी का नंबर पढ़ सकते हो। आप 1000 मीटर दूर पेड़ के पत्तों को हिलते हुए देख के हवा की स्पीड निकाल सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप एक स्नैपर बने और एकदम से आप 1300 मीटर किल करोगे, 1500 मीटर किल करोगे, 2000 मीटर किल करोगे, नहीं। पहले एक स्नैपर को बनाने के लिए क्या किया था? आपको 50 मीटर पर क्या करेंगे? टारगेट देंगे। 50 मीटर पर आपको टारगेट पर गोली मारनी है। आप 100 मीटर जाओगे, 200 मीटर जाओगे, 300 मीटर जाओगे, 500 मीटर जाओगे, 1000 मीटर जाओगे, 1500 मीटर जाओगे। धीरे 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 आपको क्या किया जाएगा? ट्रेंड किया जाएगा। आपका मोटिव 1 बुलेट 1 कमांडर, एक गोली एक दुश्मन नहीं, एक गोली एक लीडर।
एक स्नैपर का मोटो। आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए एक स्नैपर के अंदर, अगर मैं पहली बार आपको एक वेपन दूं और मैं बोलूं कि आपका हथियार ये है, तो आपने टारगेट लगाया 100 मीटर दूरी पर या 50 मीटर दूरी पर, आप क्या करोगे? मैंने आपको 5 राउंड दे दिए एक स्नैपर को। एक स्नैपर के अंदर इतना होना चाहिए जब वो 5 राउंड फायर मारता है, फायर मारने के बाद जब वो टारगेट को देखे तो उसे पता चल जाना चाहिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। सपोज करो कि आपकी गोली पॉइंट ऑफ एम पर, सपोज करो ये पॉइंट ऑफ एम है, इस पॉइंट ऑफ एम से गोली 4 बजे की लाइन में जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या गलती कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप ट्रिगर झटके से प्रेस कर रहे हो। एक स्नैपर को पता होना चाहिए कि जब मैं ट्रिगर को झटके से प्रेस कर रहा हूं तो मेरी गोली 4 बजे की लाइन में जा रही है, और अगर आपकी गोली 7 बजे की लाइन में जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। अगर मैं 7 बजे की लाइन में गोली मेरी जा रही है पॉइंट ऑफ एम से, तो मैं ट्रिगर प्रेस करते ही क्या कर रहा हूं, सर को मार रहा हूं, यानी कि ट्रिगर भी मेरा साथ में प्रेस हो रहा है और सर भी मेरा साथ में जा रहा है, तो मेरी गोली 7 बजे की लाइन में आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी गोली 11 बजे की लाइन में जा रही है अपने पॉइंट को छोड़कर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रिगर प्रेस करते समय डर भी रहे हो, आपकी आंख भी बंद हो रही है और आप कंधे का भी झटका मार रहे हो, तो आपकी गोली 11 बजे की लाइन में जा रही है। आपको हर कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि आप एक गोली चलाते समय, प्रेस करते समय क्या क्या गलतियां कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके राइफल का ट्रिगर कितनी देर के बाद प्रेस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रिगर को एकदम से दबाओगे और गोली एकदम से निकल जाएगी। आपको धीरे 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 अब आपको पता चलना चाहिए कि अब माइक्रो एमएम पर, यानी कि 1 एमएम के से भी कम पर ट्रिगर को पीछे लाके आपकी गोली क्या करेगी, बैरल से निकलेगी। पता है, जब एक स्नैपर गोली चलाता है, सपोज करो एक स्नैपर अपनी पोजीशन पर लेटा हुआ है पूरा कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करके, और वो कंटिन्यू अपने दुश्मन का इंतजार कर रहा है, 1 दिन 1.5 दिन, अब उसका दुश्मन एकदम से आ रहा है, तो आपका जो स्नैपर है वो 1.5 दिन से सोया नहीं है, उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई, क्योंकि आपका दुश्मन आपको बताकर नहीं आएगा, वो किसी भी क्षण आएगा। आपको मैं बोलूं, ट्रिगर प्रेस करते समय सपोज करो कि आपने सिर्फ 1 एमएम की गलती करी है, जब भी आपकी गोली बैरल से निकली और बैरल से निकलते समय आपकी गोली सिर्फ 1 एमएम इधर हो गई, 1 एमएम समझ रहे हो, सिर्फ 1 एमएम, और आपका टारगेट 1000 मीटर दूरी पर है, तो आपको पता है आपकी जो गोली है आपके एनिमी से 1 मीटर दूर से निकल जाएगी। यहां आप 1 एमएम की गलती कर रहे हो, 1000 मीटर पर आपकी गोली 1 मीटर दूर से निकल जाएगी, 2000 मीटर पर सपोज करो 2 मीटर दूर से आपकी गोली निकल जाएगी। 1 एमएम की गलती आपके दुश्मन को हमेशा के लिए जीवित छोड़ देगी, आपका दुश्मन कभी आपके रेंज में नहीं आएगा। एक स्नैपर को सबसे पहले क्या है, खुद पर कंट्रोल चाहिए यार। खुद पर कंट्रोल मतलब आप लोग यार खुद पर कैसे कंट्रोल। मैंने आपको बोला कि 1 एमएम की गलती आपके टारगेट तक गोली पहुंचने तक 1 मीटर दूर हो जाएगी। तो एक स्नैपर को अपने सांसों में पूरा कंट्रोल, चलो आप सांसों में तो कंट्रोल ले लोगे यार, अपने दिल की धड़कन को कैसे कंट्रोल करोगे। आपको पता है कि एक नॉर्मल इंसान का जो दिल है वो 60 से 100 बारी धड़कता है। एक नॉर्मल इंसान 12 से 20 बारी 1 मिनट के अंदर सांस लेता है, लेकिन अब मैं पोजीशन में हूं, मुझे पता है कि मैं सांस को तो कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि मैं जब ट्रिगर को प्रेस करूंगा तो मैं कुछ पल के लिए क्या करूंगा, सांस को रोक लूंगा। आप हो सकता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की अपनी सांस को रोक सकते हो, दिल की धड़कनों को कैसे रोकोगे यार? क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और आपकी दिल की धड़कन तो भाई 72 बारी, 74 बारी, 75 बारी धड़क रही है। आपको पता है कि हर सेकंड के बीच में आपका दिल धड़क रहा है, तो अगर आपका ट्रिगर प्रेस करते समय आपकी दिल की धड़कन बढ़ी, एकदम से दिल धड़का, आपकी गोली वॉश आउट हो जाएगी यार। एक स्नैपर को पता होता है कि मुझे कैसे अपने हार्ट बीट को 60 से नीचे लेके आना है यार। अब आप समझ रहे हैं, 60 से नीचे, जब तक आप अपनी हार्ट बीट को 60 से नीचे नहीं लाओगे आप गोली कैसे प्रेस करोगे, क्योंकि आपको 1 सेकंड के बाद अगले सेकंड के जो धड़कन होगी उसके बीच में गोली मारनी पड़ेगी। आपको दिल की धड़कन को 60 सेकंड के नीचे लाना पड़ेगा। ये भी एक स्नैपर की ट्रेनिंग है। आज बहुत एडवांस डिवाइस हो गए यार, बहुत सारे एडवांस है, विंड मेकर है, लेटेस्ट टेलीस्कोप है जहां पर आपको डिस्टेंस बताएंगे। लेकिन एक चीज और, एक स्नैपर को हमेशा पता होना चाहिए कि हवा की स्पीड। मैं आपको ये बताऊं कि हवा की स्पीड हर हाइट पर अलग होती है यार। अगर सपोज करो कि 3 फीट पर है तो हवा की स्पीड क्या होगी, 7 साढ़े 7 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही होगी। अगर हाइट 6 फीट के ऊपर जाए तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होगी। अगर यहाँ पर हवा की स्पीड ये है तो जरूरी नहीं है कि आपके टारगेट के पास 1 किलोमीटर आपका टारगेट हो, सेम हवा होगी। तो आपको पता चलना चाहिए
कि उस इलाके में जब पत्ते हल्के से हिल रहे हैं तो हवा की स्पीड क्या होगी, जब पत्ते बहुत तेज फड़फड़ा रहे हैं तो हवा की स्पीड क्या होगी, जब पत्तों में तूफान टाइप आया है तो हवा की स्पीड क्या होगी। एक स्नैपर को पता होना चाहिए कि उसके टारगेट के पास हवा की क्या स्पीड है, ताकि वो उसी हिसाब से अपने दुश्मन को किल कर सके, अपने हथियार को सेट कर सके। अगर एक पेड़ की टहनी या पेड़ के पत्ते 45 डिग्री पर हिल रहे हैं तो आप समझ लो कि जो हवा की स्पीड होती है ना यार, वो 10 से 12 किलोमीटर की चल रही होगी। अगर वही पेड़ के पत्ते बिल्कुल 90 डिग्री के समान हैं तो आप समझो 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही होगी। ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो एक स्नैपर बनने के लिए मैंने आपको क्या बोला, आपकी कल्टीवेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए यार। एक स्नैपर का पता है हर चीज तो इंपॉर्टेंट है, कहानी भी बहुत important है। मैंने आपको क्या बोला कि एक स्नैपर हमेशा दुश्मन के इलाके में होता है। और आपको पता है अगर 0 डेसिबल पर कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती, एक इंसान के कान 0 डेसिबल पर नहीं सुनाई दे सकते हैं। 10 डेसिबल में क्या होता है, हल्का फुल्का जब हम सांस लेते हैं, जो मैं सांस ले रहा हूं इसकी जो आवाज है वो 10 डेसिबल है यार। जो घड़ी एक कमरे के अंदर, एक साउंड प्रूफ कमरे के अंदर जब घड़ी चलती है ना तो उसकी 30 डेसिबल की आवाज होती है यार। जब हल्के फुल्के अगर मैं बाहर हूं ओपन ग्राउंड के अंदर, जो हल्के फुल्के पत्ते चल रहे हैं, उन पत्तों जो हिलते हैं पत्ते, उनकी आवाज होती है 20 डेसिबल यार। लेकिन आप कैसे अपने दुश्मन की आवाज सुनोगे यार। आपको कई मीटर दूर अपने दुश्मन की पैरों की मूवमेंट की आवाज सुननी है यार। आपके कान बहुत पावरफुल होने चाहिए। मैंने आपको बोला कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर, एक स्नाइपर को बहुत पावरफुल चाहिए यार। जब भी आप अपने एनिमी को किल कर रहे हो, आपकी आंख और दूसरी चीज आपका दिमाग दोनों एक ही जगह होने चाहिए यार। अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे स्नैपर हो और आपकी आंख और राइफल का बैरल यानी कि फोर साइड टिप दुश्मन के ऊपर है और आपका दिमाग उस टाइम कहीं और है ना यार, आप वॉश आउट हो जाओगे। आपका एनिमी को गोली नहीं लगेगी, क्योंकि ये दोनों चीज एक टाइम पर एक ही जगह होनी बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में आपको बोला कि आज एक स्नैपर सिर्फ एलओसी पर ही नहीं होता यार, वॉर पर ही नहीं होता, आज दुनिया की एजेंसीज के लिए ब्लैक ऑप्स करता है। आज एक स्नैपर को सबसे ज्यादा मुश्किल क्या पड़ती है, आज एक स्नैपर जंगल में किलिंग नहीं करता यार। जंगल में तो मैंने बोला कि चलो सीआई ऑप्स चल रहा हो, काउंटर इंसर्जेंसी चल रही हो, कोई ऑपरेशन चल रही हो, वहां एक स्नैपर क्लिक ठीक है। लेकिन आज आपको किसी देश के अंदर घुस के एक बहुत बड़े टारगेट को किल करना सबसे मुश्किल होता है। एक स्नैपर कैसे अपने वेपन को वहां तक लेकर जाएगा यार, कितनी सिक्योरिटी चेक बीच में आएंगी, आप क्या अपने वेपन को वहां तक कैसे लेके जाओगे, उसके बाद आप कैसे उस इलाके से निकलोगे यार। ये आज एक स्नैपर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उससे भी बड़ी चीज कि कई बार क्या होता है, आपको नहीं पता होता कि आपका एनिमी कौन है। आपके अंदर क्या इतनी पावर है, इतनी ऑब्जर्वेशन पावर है कि 10 आदमियों का मूवमेंट करते हुए आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से अपने कमांडर को पहचान सकते हो और कमांडर को मार सकते हो। एक स्नैपर के अंदर एक काफी चीज है यार। कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार कि वॉर के अंदर एक स्नैपर क्या काम करता है, लड़ाई में उसका क्या योगदान है। मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं। सपोज करो कि एक प्लाटून, एक कंपनी, एक बटालियन मूव कर रही है किसी भी लड़ाई के अंदर, लेकिन आपके 5 स्नैपर क्या है, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट में अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए यार। वो पूरी बटालियन को खत्म कर देंगे, पूरी कंपनी को खत्म कर देंगे, क्योंकि बटालियन को तो उनकी पोजीशन ही नहीं पता चल रही है यार। आप अपने दुश्मन को कब मारोगे, जब आप अपने दुश्मन की लोकेशन पता कर पाओगे। वो स्नैपर क्या करेंगे, एक एक करके आपकी पूरी बटालियन, पूरी कंपनी को टारगेट करते जाएंगे, लेकिन उनकी लोकेशन आपको मिलेगी ही नहीं। यही एक स्नैपर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो खुद छुपाव में रह के अपने दुश्मनों को किल करता है, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट में रह के। आप कभी उसकी लोकेशन पता नहीं कर पाओगे यार। जब तक आप एक स्नैपर की लोकेशन पता नहीं कर पाओगे, स्नैपर को मारोगे कैसे। तो दुनिया के अंदर मैंने आपको क्या बोला कि जब तक आप खुद अंधेरे में रहोगे, खुद छाए में रहोगे और दुश्मन को किल करके पूरा युद्ध पलट दोगे यार, ये एक स्नैपर की खासियत है। किसी देश को बर्बाद करने में सिर्फ अपने स्नैपर्स को भेजो, या दूसरे लैंग्वेज में अपने शार्प शूटर को भेजो, या और अलग लैंग्वेज में वो अननोन गनमैन को भेजो और वहां पे एनिमी को किल कर दो यार। और लास्ट में मैं आपसे इतना कहूंगा, महाभारत का अर्जुन आज का स्नैपर, कि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।